कहते हैं इंसान की ख्वाहिश ज़िंदगी भर पूरी नहीं होती, या उसको किसी पैसे की हो या घर की हो या कोई अन्य वस्तु। यहाँ पर एक महिला को एक पराये मर्द की शौक थी और वह एक से एक अच्छा ढूंढने का प्रयास कर रही थी। इसके लिए उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन आदमियों को बदला। और एक दिन वह अपने पति से रात में लड़ाई झगड़ा करती है और उससे कहती है कि अगर तुम रात में मेरे साथ अगर एक कमरे में रुकोगे तो मैं घर बाहर सोने चली जाऊंगी। अब जैसे ही यह बात उसका आदमी सुनता है, कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम घर में ही रुकोगी, बाहर सोने के लिए मैं जाऊंगा। और वह आदमी जाता है बाहर सोने के लिए और तभी सुबह पता चलता है कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया, जब यह बात सोशल मीडिया पर फैली तो मानो हर तरफ हाहाकार मच गया और सभी लोग यही बात जानना चाहते थे कि आखिर उस आदमी के साथ ऐसा क्यों घटित हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था। आइए समझते हैं पूरा विस्तार से। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है इटावा और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है बसरेहर थाना और उसी के पास एक सटा हुआ गांव है जिसका नाम है रामपुरा लोही राई गांव। और मैं बात कर रहा हूं 15 नवंबर 2024 सुबह के करीब 7 बजे, जो कि उसी के गांव के ही बाहर एक सरकारी अस्पताल था। अब 7 बज चुके थे। जो वहां के गांव के आसपास के बच्चे पढ़ने वाले वह पहुंचते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए और देखते हैं कि अभी दरवाज़ा बंद है। अब जो वहां के अध्यापक थे वह आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और फ़ौरन ही जो वहां के बच्चे थे अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही एक 5 साल का बेटा वहां बच्चा पहुंचता है अपने क्लास में, देखता है कि एक व्यक्ति की लाश ऐसी जली हुई हालत में पड़ी है मानो वह बहुत डरावनी लग रही। जैसे ही वह बच्चा देखता है फ़ौरन चिल्लाने लगता है, मास्टर साहब जल्दी यहाँ आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया। अब मास्टर साहब पहुँचते हैं, उनके साथ कई बच्चे और थे, देखते हैं कि एक व्यक्ति की आज जली लाश पड़ी है। अब मास्टर साहब गांव वालों को बताते हैं यह बात कि यहाँ स्कूल में एक व्यक्ति की लाश जली हुई पड़ी है। अब फ़ौरन धीरे धीरे सभी गांव के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो भी पता चलता है यह खुशबू के पिता हैं जो कि इसी गांव में रहते हैं, जिनका नाम शिवचरण है। अब फ़ौरन उसकी बेटी, मृतक की बेटी वहाँ पहुँचती है, वह भी दहाड़े मार कर रोने लगती है। और 5 मिनट बाद उसी चरण सिंह की पत्नी जिसका नाम गीता, वह भी वहाँ आती है, वह भी रो रही थी। अब फ़ौरन गांव के प्रधान भी मौका वारदात पर पहुँचते हैं, वह पास के ही थाने में फ़ोन करते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। अब वहाँ की पुलिस फोर्स एसओ दलबल के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब सबसे अहम सवाल पुलिस के लिए यही था कि आखिर इस शख्स का कत्ल क्यों किया गया और किया गया तो आखिर इसके पीछे क्या राज था। अब पुलिस पहले तो उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, आप किसी पे शक है? तो वह कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति के कातिल कोई और नहीं, मेरा देवर है। तो पुलिस वाले कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी गीता कहती है कि एक दिन पहले जो मेरे पति हैं वह मेरे देवर से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और मेरा देवर कह रहा था कि जो ज़मीन है उसमें मुझे आधे से भी ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तभी मेरे पति ने विरोध किया और उसके बाद जो मेरा देवर था उसने मेरे पति से कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और फिर दोनों अपने अपने काम पर लौट गए। और सर आज इनकी लाश मिली है तो मुझे पूरा डाउट यही है कि यह सब मेरे देवर ने ही किया है। अब पुलिस ने फ़ौरन ही जो गीता के आधार पर उसके देवर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने छोटी सी या कुछ जायदाद के लिए अपने भाई का कत्ल क्यों किया और आखिर ऐसी वजह क्या रही है? जो आपकी भाभी बता रही कि आपका विवाद हुआ था, यह बात सही है? तभी देवर कहता है साहब हम लोग साथ में पढ़े बढ़े हैं और हम लोगों में ऐसा कोई विवाद नहीं था। जो मेरे भाई थे वही कहते थे, वही मैं खुद करता था। आखिर मैं उनसे विवाद क्यों करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़्यादातर परवरिश उन्होंने ही की है माता पिता के बाद। अब फ़ौरन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी भाभी आरोप कत्ल के क्यों लगा रही है? तभी देवर कहता है साहब आप उस औरत पर भरोसा करते हैं जो 2 दिन पहले आई थी एक पेशी पर
और वह अपने पति को धोखा देकर यानी मेरे भाई को धोखा देकर 6 महीना पहले ही किसी और के साथ वह हरियाणा में रह रही थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आसपास वाले लोगों से पूछ लीजिए, जो गांव के लोग हैं वो आपको पूरी हकीकत बता देंगे। अब पुलिस की टीम गांव में जाती है, लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि हाँ, 6 महीना पहले ही गीता किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग कर गई थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती, वह पहले तो गोलमोल जवाब देती है, फिर पुलिस वाले तय करते हैं क्यों ना इस औरत का कॉल डिटेल निकलवाया जाए और 14 नवंबर की रात में पता चल जाएगा किस किस से इसने बात की। अब फ़ौरन पुलिस वाले कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो एक उसमें नंबर जो कि आता है जिसका नाम था जब्बर सिंह। अब पुलिस उसकी भी लोकेशन देखते हैं तो उसकी भी उसी गांव की मिलती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि गीता, तुम ये बताओ जब्बर सिंह से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब वह टूटती है और फिर एक ऐसा सच बताती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। उसको कहीं ना कहीं पता चल चुका था, अब वह पुलिस के चंगुल में फंस गई है। तभी गीता कहती है आज से लगभग 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी घाटमपुर के रहने वाले संजय कुमार से। शादी के बाद उसकी 2 बेटियां हुई और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक उसको एक बीमारी हो जाती है। बीमारी हो जाने के बाद वह ज़्यादातर घर पे रहता था और उसी का दोस्त था एक जिसका नाम था चरण सिंह। अब जब दोस्त एक बीमार पड़ जाता है और दूसरा दोस्त जो था उसका चरण सिंह, वह अपने दोस्त को देखने घर आता है। जब घर आता था कभी केला सेब संतरा लाता था और उसके लिए कभी कभी दवाइयाँ भी ले आया करता था। यह सब गीता देख रही थी। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था जो कि चरण सिंह है वह अपने दोस्त की इतनी ज़्यादा ख्याल रखता है, क्यों ना उससे ही वह शादी कर लेती तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। या किस्मत कहें या संयोग कहें, उसके 10 से 15 दिन के बाद जो संजय था उसकी मौत हो जाती है। अब कहीं ना कहीं 2 बेटियों के साथ जो गीता थी वह अकेली रहने लगी। तभी जो इसके साथ आया करता था दोस्त चरण सिंह, वह उस गीता से कहता है क्यों ना तुम अब मुझसे शादी कर लो, अब आगे की ज़िंदगी आखिर अकेली कैसे काटोगी। अब गीता तो पहले ही मन बना चुकी थी कि वह जो चरण सिंह है उससे शादी कर ले, उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ साल बीतते हैं तभी चरण सिंह के भी 2 बेटे होते हैं। अब 2 बेटियां 2 बेटे, परिवार ठीक ठाक चल रहा था। और इसी बीच जो चरण सिंह का दोस्त था जिसका नाम था जब्बर सिंह, उसका घर आना जाना था। अब यह चीज़ वह गीता फिर से देखती है, क्यों ना अगर मैं जब्बर सिंह से शादी कर लूं और उसके बाद मेरी किस्मत कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यह महंगे महंगे होटलों में खाना खाता है और महंगी महंगी जगह घूमने जाता है, क्योंकि वह कभी न कभी 2-3 महीने में एक टूर करके घूमने जाता था, जिसकी फ़ोटो वह सोशल मीडिया पे भी डालता था। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब चरण सिंह घर से बाहर काम करने के लिए जाता था तो जब्बर सिंह उसके घर आता। दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं और एक बात दिन पता चलता है चरण सिंह को कि जो उसकी पत्नी है वह दूसरे से बात करती है, दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाती हैं। अब दोनों में कहीं ना कहीं अब लड़ाई झगड़ा हुआ करता। तभी जो जब्बर सिंह था वह कहता है गीता से क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चलें। अब जैसे ही यह बात गीता सुनती वह और खुश हो जाती, कम से कम वह नई ज़िंदगी स्टार्ट करेगी। तो वह अपने तीसरे प्रेमी के साथ पहुंचती हरियाणा के सोनीपत, वहां पर रहने लगती है और अपने पति के खिलाफ मारपीट यानी आत्महत्या के उशाने का मुकदमा भी दर्ज करा देती है। और कहीं ना कहीं उसको अब ये था कि यह मुकदमा चलेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाएगा। अब तभी पता चलता है कि उसकी संपत्ति भी काफ़ी है, संपत्ति काफ़ी है और डिवोर्स उसका हुआ नहीं। 14 नवंबर को तारीख लगी थी, जो कि वहीं के पास में रामपुर के पास में कोर्ट में तारीख लगी थी, वह उसी तारीख पे आई थी। और प्लानिंग पहले जब्बर सिंह ने कर ली थी कि तुम तारीख पे जाओगी और उसको मना लोगी और कहोगी आगे जो कुछ हुआ अब नहीं होगा और तुम उसके साथ घर चली जाना। गीता भी प्लान के मुताबिक वैसा करती है और जब आता है चरण सिंह उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, अब यह कोर्ट कचहरी का झंझट छोड़ो। तभी जो था चरण सिंह अपनी पत्नी यानी गीता को लेकर घर जाता है और रात के करीब 11 बजे दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। प्लान के मुताबिक ये सब काम हो रहा था। तभी
गीता कहती है कि अगर तुम घर में रहोगे तो मैं घर के बाहर रहूँगी, और कोई पुरुष ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी कहीं बाहर जाकर सोए। तभी चरण सिंह ने कहा, तुम ठीक है घर पर रहो, मैं सरकारी अस्पताल में वहाँ सरकारी स्कूल में वहाँ सोने जा रहा हूँ। तभी गीता जबर सिंह को फ़ोन करती, कहती फ़ौरन यहाँ आ जाओ और अब काम तमाम कर दो, जिसके बाद जो सारी संपत्ति हम लोग की हो जाएगी और जो आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बीतेगी। अब जबर सिंह वही स्कूल पहुंचता है और उसको ताबड़तोड़ हमला करता है और पेट्रोल डालकर उस आदमी को जला देता है। उसके बाद वह निकल जाता है सोनीपत, और जो उसकी पत्नी थी वह भी लौट कर अपने कमरे में सो जाती है। और अब वह तैयारी कर रही थी कि उसके पति की खबर कब पता चले। सुबह जैसे होता है पता चलता है उसके पति की मौत हो गई। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है।